Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we start with the chapter class 6 science NCERT chapter number 9. This is the continued chapter of video part 2. 9.2 Habitat and Adaptation. Children and dear student, you already know about what is habitat and adaptation. If you don't know, so let us explain. What is habitat? The organism in which animal live, is known as what? Habitat. ऐसे organism जहाँ पे जीव जंतु एनिमल्स रहते हैं, दैट इज नोन एज हैबिटेट. एंड व्हाट इज अडाप्टेशन? अडाप्टेशन इज बेसिकली अ वन टाइप ऑफ प्रोसेस. एक प्रकार का प्रोसेस रहता है कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनका पार्ट्स एंड वेयर डू दे लिव और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में क्या बोलते हैं? अडाप्टेशन. सो कंटिन्यू, स्टार्ट स्टडी. What do you find from the plants and animals listed in activity 1? See all of you activity 1. Activity 1 को देखो जल्दी. इसके प्रीवियस वाले बैक करो वीडियो को या ऊपर वाले पेज पे देखो. मिली सभी को? दिस इज द टेबल एक्टिविटी. तो ऊपर हमको यही एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है कि ऐसे कौन से एनिमल आपने अपने वातावरण में देखे हैं जो कि जंगल में पाए जाते हैं, जो कि पहाड़ी एरिया पे पाए जाते हैं. डेजर्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेजर्ट? एनीबडी नो? यस, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. और इन द सी, ऐसे जानवर के नाम भी लिखिए जो कि समुद्र में पाए जाते हैं. और एनी अदर, और कुछ ऐसे भी लिखिए जो इनमें से कुछ में से भी नहीं आते हो लेकिन वो जानवर हो. नाउ रीड, स्टार्ट. द डेजर्ट है Did you find a large variety in them? आप लोगों ने देखी होगी कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज आई थी. किसमें स्टूडेंट? जो हमारे नंबर ऑफ एनिमल्स थे फॉरेस्ट में, सी में, इन माउंटेन एरियाज और इन डेजर्ट एरिया. लुक एट एंड द कॉलम फॉर द सी. और आपने वो कॉलम देख लिया है 9.1. ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड what do we do in activity 1? Do you list different kinds of organisms in 2 columns? तो ये हमको अलग अलग लिस्ट में लिखने थे. In the sea, plants and animals are surrounded by saline. अब हम थोड़ा adaptation और हैबिटेट के बारे में जानेंगे. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है. रीड दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली. इन द सी, समुद्र में आपने पौधे और जानवर को देखा होगा. कहाँ पे रहते हैं वो? किस वातावरण में रहते हैं? सैलाइन वाटर. सैलाइन मतलब नमक. समुद्र का पानी खारा रहता है. So that's why this water is known as saline water. Okay, खारा पानी मतलब saline. Most of them use the air dissolve in water. उसमें से कुछ पानी में घुल जाते हैं. This is very little water available in the desert. लेकिन रेगिस्तान में, डेजर्ट में हमको बहुत ही कम मात्रा में पानी उपलब्ध होता है. आपने देखा होगा डेजर्ट में सूखा रहता है. वाई? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है. ओके स्टूडेंट, इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. दिन में वहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है और रात में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती है, ठंड रहती है. हम किस एरिया की बात कर रहे हैं? डेजर्ट की. ओके स्टूडेंट,
The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding. जो पेड़ और जीव जंतु या जो एनिमल्स रहते हैं डेजर्ट में, वो डेजर्ट के सॉइल, डेजर्ट की मिट्टी से ही और वहाँ के वातावरण से ही अपनी ब्रीथ लेते हैं, सांसें लेते हैं. The desert and the sea and the desert are very different surrounding, and we find very different kinds of plants and animals in these two regions, isn't it? तो आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे और रेगिस्तान में हमको अलग अलग तरह का वातावरण मिलेगा और हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु जानवर भी अलग होंगे. ओके स्टूडेंट, अ कैमल एंड अ फिश, एक डेजर्ट ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे नाम दिया है जो कि है कैमल और फिश. ओके, दोनों ही डेजर्ट में नहीं होंगे. एक कैमल जो होगा वो रेगिस्तान में पाया जाता है, मीन्स डेजर्ट. फिश कहाँ पे पाई जाएगी? पानी में, मीन्स फिश आर live in या generally found in sea bottom. The body structure of a camel helps to survive in desert condition. आपको जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है कैमल को अगर गौर से देखिए तो उसके जानकारी ये समझ में आता है कि वहाँ पे पानी की कितनी कमी है. Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sun. कैमल जो होता है उसके लंबे पैर होते हैं जो कि उसकी बॉडी को मदद करते हैं सैंड, मिट्टी में रेत में चलने के लिए. ओके डियर स्टूडेंट, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, उसके बॉडी में बहुत ही कम मात्रा की वॉशरूम जो रहती है, यूरिन जिसको बोलते हैं, वो कम मात्रा में पाई जाती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता है तो उसकी बॉडी में भी पानी की कैपेसिटी कम होगी. देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वीट, उसको ज़्यादा पसीना भी नहीं आता है और उसका डंग जो थान है वो सूखा हुआ रहता है. कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? कैमल की, विच लिव इन डेजर्ट. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. So camel एक ऐसा जानवर होता है जो कि बिना पानी के रह सकता है और उसकी बिना पानी की क्षमता में रह सकता है, वो अपनी बॉडी को रख सकता है. Let us look at different kinds of fish. Now, student, अब हम fish के बारे में पढ़ेंगे. Anybody know about what is fish? Fish कितने प्रकार की होती हैं? Fish का types तो हमें नहीं पढ़ना है. It is not in your course. But ships are found in sea, oceans, rivers. Okay, student, there are many types of trees which are found in different colors. Some of these are shown in figure 9.3. अभी हम figure 9.3 में भी देखेंगे. There are so many kinds of fish, but do you see that they all somebody common about their shape? बहुत सारे प्रकार की फिश रहती हैं, मछली रहती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनमें कॉमन रहता है उनका आकार, उनका साइज, देयर साइज. All the ones shows have the streamlined shape that was discussed in chapter 8. Chapter 8 में आपने पढ़ा होगा फिश के बारे में बहुत ही अधिक जानकारी से. These fish have slippery scales on their bodies. शिप की जो बॉडी रहती है स्लिपरी स्केल, मतलब ऐसी चिकनी चिकनी या ऐसी स्केल स्लिप होने वाली स्किन बॉडी रहती है जो कि आसानी से स्लिप चिकनी रहती है.
These scales protect the fish and also help in easy movement through water. ये जो स्लिपरी बॉडी का मूवमेंट होता है या स्लिपरी बॉडी का स्केल है, ये बहुत ही इजी होता है उनको पानी में मूवमेंट हिलने के लिए, तैरने के लिए. ओके डियर स्टूडेंट, Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. उनकी जो गिल्स रहती हैं, आँख के थोड़ा सा इधर देखिएगा आप ऊपर के तरफ, जो कान जैसे दिखते हैं, दैट इज नोन एज गिल्स, जो ऑक्सीजन देने में उनके लेने में सहायता करती हैं पानी में. We see that the features of a fish help is to live inside water and the features of a camel help to survive in a desert. हम अलग अलग फीचर्स देखेंगे फिश के, जो कि उनको पानी में उनको इजीली मतलब कर सकती हैं वो सरवाइव. तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे कैमल का है. ऑल ऑफ यू सी 2 camels are present in this figure and many fish are present in this figure. All of you see this figure. So this is the example of desert and this is the example of sea animal. We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. हमने केवल यहाँ पे 2 ही उदाहरण दिए हैं ऐसे जानवरों के जो कि या ऐसे पौधों के जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं. इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड. लेकिन उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, वो अलग अलग काम करती हैं अलग अलग वातावरण के हिसाब से. The presence of specific features or certain habits which enables a plant or an animation to live in its surrounding is called adaptation. ऊपर मैंने वही समझाया था, जिस तरीके से पौधे और जानवर रहते हैं, उनके आसपास का वातावरण सराउंडिंग, जो भी उनमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहा है पार्ट्स में उनकी बॉडी के, दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोसेस ऑफ अडाप्टेशन. वो ही अडाप्टेशन कहलाता है. द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट. यही मैंने आपको शुरू में बता दिया था डियर स्टूडेंट. ऐसा वातावरण जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जीव जंतु रह रहे हैं, दैट इज नोन एज हैबिटेट. The organisms depend for their food, water, air, shelter and other needed on their habitat. जीव जंतु हैं वो किसके ऊपर निर्भर हैं? खाने के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए और उनके अलग अलग जीव जीने के लिए. Habitat means a dwelling place. Several kinds of plants and animals may share the same habitat. हैबिटेट यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पौधे और अलग अलग जानवरों का अलग अलग रोल प्ले होगा. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब टेरेस्ट्रियल हैबिट. ऑल ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज टेरेस्ट्रियल हैबिट. ऐसे प्लांट और जानवर जो कि धरती पर रहते हैं, सिर्फ जमीन पर रहते हैं, दैट लिव ऑन ओनली लैंड, it is known as terrestrial habitat. all of you understand? एक बार और बोल रही हूं मैं, ऐसे जानवर और पेड़ पौधे जो कि सिर्फ लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, that is known as terrestrial habitat. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड, डेजर्ट, forest, mountain region. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. Now another type of aquatic habitat is aquatic habitat. ऐसे जानवर जो केवल पानी में रहते हैं, they are known as what? Aquatic habitat. ठीक है, या तो पानी में रहेंगे तो उनकी जो प्लेसेस रहेगी वो कौन कौन सी रहेगी. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट,
Pond, swamps, lakes, river and ocean are some examples of aquatic habitats. तालाब, नदी, झरना, ये सब क्या हुआ है? एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जाम्पल हुए. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन दिस पॉइंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. इन दिस चैप्टर जनरली वी स्टडी अबाउट टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. What is biotic component? क्या होता है? Anybody know about? Please comment fast. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में हैबिटेट हों उनको बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, ऐसे लिविंग थिंग्स जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हों उसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं. और जिसमें मिट्टी मीन्स सॉइल, हवा, एयर, पानी, रॉक्स, कंकर पत्थर पाए जाते हैं, दे आर नोन एज, अपोजिट हुआ उसका, तो अपोजिट वर्ड इज एबायोटिक. एबायोटिक कंपोनेंट उनको बोलते हैं सॉइल है, एयर है, वाटर है, पत्थर, कंकर है. ओके डियर स्टूडेंट, सनलाइट एंड हीट आल्सो फॉर्म एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट. आप सनलाइट, सूरज के उजेलों को या सूर्य के प्रकाश को या गर्मी को भी आप एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल में ले सकते हैं. दिस इज द एक्टिविटी टू Let us start. Recall activity 5 in chapter 1. We made sprouts for मूंग and चना seeds. अब आप चैप्टर 1 पे जाइए, वहां पे आपने एक एक्टिविटी करी होगी या नहीं भी करी होगी तो मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा देती हूँ. डियर स्टूडेंट, लिसन वेरी केयरफुली माई वर्ड्स. आपने मूंग या चने की दाल को गलाया होगा तो उसको क्या, गलने के बाद छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं, दैट इज नोन एज sprouts. When the seeds turned into a sprout, it germinated. तो वो क्या हो जाते हैं? थोड़े थोड़े ग्रो होने लग जाते हैं, उगने लग जाते हैं. That process is known as germinated. This was the beginning of a new plant from the seed. तभी वो एकदम नए पौधे की शुरुआत होती है किसी बीज में से. Collect some dry moong seeds. Keep a small heaps of seeds aside and soak the rest in water for a day. अब आपको कुछ मूंग दाल के सीड लेने हैं और उनको स्मॉल एक छोटी कटोरी में रखना है और पूरे दिन के लिए रखना है. वो जो आपने उमराए थे वही वाले. डिवाइड द सोक सीड इनटू 4 पार्ट. फिर आपको 4 बाउल लेनी है या 4 ग्लास भी ले सकते हो आप, चारों को उसमें डिवाइड कर देना है. कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3/4 days. उसमें थोड़ा पानी डालते जाइए. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज इन वाटर. बार बार उन जो सीड्स हैं आप उनको हिलाएंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना है. ओके स्टूडेंट, कीप 1 पार्ट ऑफ सोक सीड्स इन अ सनी रूम एंड अनदर इन अ कंप्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कबर्ड that does not allow any light to come in. उसमें से एक कप आपको उजेले में रखना है जहां से थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है और एक कप आपको वहां रखना है जहां बिल्कुल अंधेरा है, रोशनी नहीं आ रही है. डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि कीप द लास्ट पास्ट इन वेरी कोल्ड surrounding, say in a refrigerator or with ice around them. अब एक को आपको या तो फ्रीज के अंदर रखना है या तो ठंडे वातावरण में रखना है. Set these 3 parts to germinate by rinsing them and draining the water every day. What do you notice? After a few days, do the seeds in all the 5 plants germinates equally. तो आपने जो देखे थे चारों कटोरियों में थोड़ा थोड़ा जर्मिनेशन. What is the process of germination? Seeds के नए प्लांट्स बनते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स बन के कोपा लाना, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन. ओके स्टूडेंट, तो ये एक्टिविटी आप करके देखोगे. ये देखिए यहाँ पे भी ये एक्टिविटी करी है इन्होंने. Adaptation does not take place in a short time. Over thousands of years, the abiotic factors of a region change. Those
animals which cannot adapt to these changes die out and only the adapted ones survive. Animals adapt to different abiotic factors in different ways. अडाप्टेशन की जो प्रोसेस होती है, क्या होता है अडाप्टेशन की प्रोसेस में? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पार्ट्स या उनकी जो रहने का तरीका है वो हमको पता चलता है, लेकिन ये ज़्यादा चेंज नहीं होता है अबायोटिक फैक्टर से. क्यों? क्योंकि अबायोटिक फैक्टर्स हमारे क्या क्या थे? रॉक्स, एयर, सैंड, सनलाइट, हीट. दे आर नोन एज बोथ abiotic factors or abiotic components. Now come on 9.3 a journey through different habitat. अब हम यात्रा पे चलते हैं अलग अलग हैबिटेट. हैबिटेट मैंने बताया था the organism in which animal live. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जानवर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट. ओके, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं? डेजर्ट, माउंटेन रीजन, हिली एरियाज, और आपके ये सब क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल रीजन्स. ओके, सो नाउ स्टार्ट विद डेजर्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेजर्ट? डेजर्ट का मतलब बताओ? रेगिस्तान. तो डेजर्ट में कौन सा एनिमल पाया जाता है? क्या होता है वहां पे? कैमल पाया जाता है. और क्या मेन रीजन होता है डेजर्ट का? वहां पे गर्मियों में बहुत ही हॉट रहता है और नाइट में बहुत ही कोल्ड रहता है. ठीक है, वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द अडाप्टेशन इन कैमल्स ऑफ टू दिस. ये देखो, हमने पढ़ा था डेजर्ट और अडाप्टेशन के बारे में ऊपर, कैमल्स के बारे में. What about other animals and plants? They are found in desert. लेकिन दूसरे जानवर और दूसरे पेड़ पौधों का क्या, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं? Do they have the same kind of adaptation? क्या उनमें यही प्रकार का अडाप्टेशन होता होगा? There are desert animals like rats and snakes. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे चूहा और सांप भी डेजर्ट एनिमल्स का एग्जाम्पल हो सकते हैं. विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स दैट द कैमल हैज. लेकिन उनके कैमल की तरह लंबे लंबे पैर नहीं होते. टू स्टे अवे दे स्टे इन burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler. ये वाले जानवर कब निकलते हैं? केवल रात में, जब ठंडा हो जाता है. कौन से दो जानवर? जल्दी बताओ, कमेंट करो. रैट्स एंड स्नैक्स. फिगर 9.5 ऑल ऑफ यू दिख रहा है बेटा? ये फिगर 9.5. यहाँ पे टिपिकल प्लांट्स दिए गए हैं जो कि डेजर्ट में लगाए जाते हैं. ठीक है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो दिस इज फिगर 9.5 में ये था आपको. नाउ स्टार्ट विद एक्टिविटी 3. दिस इज द थर्ड एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर. ब्रिंग अ प्लॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम. आपको एक कैक्टस का पेड़ लाना है, पॉटेड कैक्टस का, और कुछ पत्ते लाने हैं क्लासरूम में उसके. टाई पॉलिथीन बैग्स टू some parts of the two plants as was done for activity 4 in chapter 7 where we studied transpiration in plants. Leave the potted plants in the sun and observe after a few hours. आपने जो पौधा लाए हो कैक्टस का, उसको कुछ देर के लिए धूप में रख दो, सन के उजेले में. व्हाट डू यू सी? क्या देखा आपने? डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द 2 पॉलिथीन बैग्स? जो आपने नोटिस करा, क्या कुछ मात्रा में पानी कलेक्ट हुआ, पाया गया पॉलिथीन बैग्स के अंदर? डेजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन.
डेजर्ट प्लांट्स में बहुत ही कम मात्रा में पानी आता है ट्रांसपिरेशन के दौरान. द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर प्रेजेंट इन द शेप्स ऑफ स्पाइंस. एक तो डेजर्ट में जो पौधा पाया जाता है उसमें पहली बात पत्तियां रहती नहीं हैं, और रहती हैं तो बिल्कुल एब्सेंट, ना के बराबर, और स्पाइंस ऐसी छोटी छोटी. कांटे कैसे रहते हैं? ऐसे छोटे छोटे, टच करने पर ही आपको फील होगा. These helps in reducing loss of waters from the leaves through transpiration. वो मदद करती हैं पानी को रिड्यूस करने में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में. The leaf like structure you see in a cactus, in fact in stem. ये देखिए, आपको पता है इसमें से कौन सा कैक्टस का प्लांट है? ये सभी कैक्टस के प्लांट है. ये भी है कैक्टस का, ये भी है, ये भी है, बट मोस्टली आपने इंडिया में ये वाला देखा होगा, ग्रीन कलर का रहता है और क्रॉस क्रॉस में इसमें से कांटे लगे रहते हैं. सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ कैक्टस प्लांट. जनरली मिडिल, ये जो मिडिल में दिया है ये वाला. ओके डियर स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है आपको? जो मिडिल में दिया है दे आर जनरली फाउंड इन इंडिया. Now come on mountain region. These habitats are normally very cold and windy. पहाड़ी के जो एरिया रहते हैं वो बहुत ही ठंडे और वाइंडी, हवा बहुत ज्यादा चलती है वहाँ. इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक्स प्लेस इन विंटर. कुछ एरिया में यहाँ पे स्नोफॉल. व्हाट डू यू मीन बाय स्नोफॉल? बर्फ के ओले जो गिरते हैं, आपने शिमला में सुना होगा, ऐसे जो सफेद सफेद ओले दिखते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? स्नोफॉल. जनरली वो गिरते हैं यहाँ पे ठंड के सीजन में. देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन. यहाँ पे भी लंबी मात्रा में पेड़ और जानवर पाए जाते हैं पहाड़ी एरिया में. ओके डियर स्टूडेंट, इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हैं या कभी आप वहां पे गए हैं, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज. तो आपने देखे होंगे इन प्रकार के पेड़ पौधे को. ये देखिए, ये पेड़ भले ही आपने देखा नहीं हो, तो जनरली आजकल जो आप मॉडल्स बनाते हो, साइंस के मॉडल, उसमें आप देखते होगे एक्समस ट्री लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ दिख रहा है. वो इमेजिन करो एक्समस ट्री कैसा दिखता है. तो जो माउंटेन एरिया है, माउंटेन रीजन के जो रहते हैं पेड़, दे आर जनरली लुक लाइक दिस. हाउ आर दीज ट्रीज अडॉप्टेड to the condition prevailing in their habitat? These trees are normally cone shaped and one have sloping branches. cone shape के रहते हैं और sloping branches. slope मतलब ऐसी फिसली हुई इनकी शाखाएं रहती हैं. The leaves of some of these trees are needle like. These help the rainwater and stone to slide off easily. इससे रेन वाटर में उनको आसानी रहेगी. पेड़ मतलब ज्यादा टाइम तक पानी पे टिका नहीं रहता है. स्लोपिंग है तो डायरेक्ट ऐसा नीचे जाता है, ऐसा करके और नीचे आ जाता है. अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, दे में have different kind of adaptation to survive on the mountains. यहाँ पे अलग अलग जानवर दिए हैं जो कि अलग अलग adaptation. What do you know about adaptation? मैं बार बार आपको बता रही हूँ. Adaptation is a process in which organisms, plants and animals live to how to live, where do they survive. All this activity included in adaptation process. Animals living in the mountain region are also adapted to the condition there. They have thick skin or fur to protect them from cold. उन
जो माउंटेन रीजन में एनिमल पाए जाते हैं, ये एनिमल कौन सा है बताओ जल्दी से। चीता, ये चीता है। तो ये जो एनिमल्स रहते हैं, यहाँ पे इस एनिमल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है माउंटेन रीजन वाले एनिमल्स की। माउंटेन रीजन वाले जो एनिमल्स रहते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी रहती है, तो इससे वो ठंड से बच सकते हैं। ये देखिए, ये कौन सा एनिमल है बताइए जल्दी। ये चीता नहीं था, दिस इज नॉट चीता, इट इज अ लियोपार्ड। और सेकंड वाला डायग्राम का है बताओ, देखा होगा आपने। वाई फॉर, यस, वाई फॉर याक, याक। और ये देखिए सी डायग्राम में, ये माउंटेन रीजन की गोट है। माउंटेन रीजन में ऐसी गोट पाई जाती है। These protect its feet from the cold when it walks on the snow. जो माउंटेन गोट है, इसके पैर इसको मदद करते हैं ठंड में चलने में जब स्नो रहती है। The mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountain. As we go up on the mountainous region, the surrounding changes, we see different kind of adaptation and different height. जब हम अडाप्टेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि माउंटेन रीजन जो रहता है वहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स और जानवर पाए जाते हैं। Now come on grassland. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. Lion एक ऐसा एनिमल है जो कि किसके एग्जाम्पल में आएगा डियर स्टूडेंट? ग्रासलैंड के एग्जाम्पल में आएगा। लायन कहाँ पे रहता है? जंगल में रहता है, उसको आसपास घनी ग्रासलैंड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनिमल है, हंट है, किसी को भी मार सकता है और जानवरों को मारता है लाइक डियर। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, वो हल्के ब्राउन कलर का होता है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अ लायन एंड अ डियर, हाउ अ लायन डिड द डियर, हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन अ फेस फॉर दिस टू animals, are they in the front of, on the side of the face? Lions have long claws in their front eyes and that can be withdrawn inside the toes. देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लॉयंस की कितनी बड़ी बड़ी आंखें रहती हैं और उसकी टोज भी एकदम कितनी आकर्षक रहती हैं, कितनी नुकीली रहती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ कम ऑन सम एक्वाटिक हैबिटेट. Some aquatic habitat like ocean, river, lake, sea. So we start with ocean. We already discussed how fish are adapted to live in the sea. हम पहले ही जान चुके हैं कि समुद्र में फिश कैसे रहती हैं. Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape. मछलियों में कुछ ऐसा शेप रहता है, कुछ ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, कैसा? स्लिपरी स्ट्रक्चर रहता है. स्लिपरी स्ट्रक्चर आर फाउंड इन फिश, जो कि ऑक्टोपस और स्क्विड्स में नहीं पाया जाता. They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that moves towards them. वो बहुत नीचे तक जा सकते हैं. कौन? ऑक्टोपस और स्क्विड्स. There are some sea animals like dolphins and whales that do not have. बहुत सारे sea animals हैं, डॉल्फिन और whales, जिनके गिल्स नहीं होते. याद रखना स्टूडेंट, ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके गिल्स नहीं होते? डॉल्फिन्स. और अनादर आप एक और बताओगे कमेंट करके, ऊपर लिखा हुआ है. दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रल्स और ब्लो holes. They are located on the upper parts of their head.
दिस अलाउ डैम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो वो सांस कहाँ से लेते हैं? उनकी नोस्ट्रिल से, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है? उनके सर के ऊपर, हेड के अपर पार्ट में, जो कि अलाउ करता है उनको सांस लेने में और पानी के अंदर जाने में। पानी के अंदर जाने की वो क्षमता देता है उनको लंबे समय तक, जिससे वो अगर लंबे समय तक सांस भी ना ले पाए तो भी चलता है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ कम ऑन पोन्ड्स एंड लेक्स। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन ponds, lakes, rivers, and even some trains go on a field trip to a nearby pond. अब हम जानेंगे कुछ ponds के बारे में। ponds मतलब तालाब, ponds मतलब तालाब, और लेक्स यानी क्या होता है? जल्दी बताओ। ponds और लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। Have you seen plants growing in plants, lakes, rivers, and even some trains go on a field trip to a nearby pond? If possible, try to draw the kinds of plants that are seen there. How are the animals, stem and roots of these plants placed? What is the meaning of this statement? Anybody know? No one? Okay. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और पेड़ पौधे हैं जो कि पोन्ड्स में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं। Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water. कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ मिट्टी के अंदर रहती है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स का पौधा जो है उसका एब्जॉर्प्शन तत्व उसका पौधे पानी और मिट्टी से ही मिलता है। हाउएवर इन एक्वाटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट्स इन प्लेस। रूट ही एक ऐसा जड़ ही एक ऐसा पोषण होता है पेड़ पौधे का जिसपे पूरा पौधा टिका हुआ रहता है। द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग। पौधे की शाखाएं या जो कोपल रहती हैं वो लंबी रहती हैं और हल्की रहती हैं। ये काय में रहता है? सिर्फ पौधे में, नॉट इन केस ऑफ ट्री। द स्टेम्स ग्रोज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर while the leaves and flowers float on the surface of the water. जो स्टेम है वो सरफेस ऑफ वाटर में रहेगा, लेकिन जो पत्तियां, फूल और पानी है वो पत्तियां, फूल और पानी, पत्ती, फूल और पानी तो नीचे रहेगा लेकिन पत्ती और फूल हमारे हवा में लटके रहते हैं। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स पूरी तरह डूबे हुए रहते हैं पानी में। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर। कुछ पौधे के ऐसे प्लांट्स बहुत सारे अंदर ही रहते हैं। These can bend in the flowing water. In some submerged plants, leaves are often highly divided through the water can easily flow without damaging them. लेकिन जिन पौधों के अंदर ही जड़ रहती है और जो पानी पे डिपेंड करते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। Frogs usually have ponds as their habitat. Frogs कहाँ रहती है? Ponds में। Frogs can stay both inside the pond वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। लेकिन फ्रॉग जो है जमीन पे भी चलती है और पोंड पे भी रहती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स एंड कीप देम इन लीपिंग एंड कैचिंग दे प्रे। वो उछल सकती है, कैच कर सकती है अपने लेग्स के थ्रू। दे हैव वेव्ड फीट विद देम स्वीप इन वाटर। उसके वेव्ड फिट रहते हैं, कड़क पंजे चपटे हुए रहते हैं जो कि पानी में उसको तैरने में हेल्प करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, दिस इज द फिगर ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट
These are the plants which are float on water. लिविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास की जीव जंतु है. वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम अलग अलग जगह गए और हमने डिस्कस करा अलग अलग पौधे और अलग अलग जानवरों के बारे में. इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग. सपोज वी स्टॉप अ व्हाइल एंड थिंग्स विच एग्जाम्पल इन अवर लिस्ट आर लिविंग. एक्टिविटी 1 में हमने क्या करा था, अलग अलग एरिया से अलग अलग सराउंडिंग से हमने एनिमल्स को फाउंड करा था. लाइक इन माउंटेन एरियाज, इन डेजर्ट, in hilly areas, in forest, in sea. Okay student. Trees keep our small and big animals, birds, snake, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushroom and moss must be only some of the objects these are present in the forest. ऐसे ऑब्जेक्ट बताओ जो कि फॉरेस्ट में अवेलेबल हो. मशरूम, डेड एनिमल्स, सूखी पत्तियां, हवा, पानी, मिट्टी. दे आर इजिली फाउंड इन जंगल मीन्स फॉरेस्ट. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू. अब आप वो ऑब्जेक्ट को सोचो जो आपके आसपास हो. एट दिस मूवमेंट एंड ग्रुप देम इन लिविंग एंड नॉन लिविंग. अब आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है कि कौन से कितने नंबर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट हैं और कितने नंबर ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं. ओके डियर स्टूडेंट, ये एक्टिविटी आपको मुझे करके बताना. इन सम केसेस इट इज इजी फॉर अस टू नो. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर ऑफ or a table in our home, we know that they are not alive. चेयर है हमारे घर में, कुर्सी है या टेबल है, तो ये हमारे घर की लिविंग थिंग हुई या नॉन लिविंग थिंग. कमेंट फास्ट. नॉन लिविंग थिंग. क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग वो होती है जिसमें प्राण होते हैं, जिसमें मतलब लीव कर जी सकता है. नॉन लिविंग थिंग जी नहीं सकते, प्राण नहीं होते हैं. Paheli was reading these rhymes from Complete Nonsense written by Edward Lear. पहेली ने ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है. ओके डियर स्टूडेंट, सो ये एक्टिविटी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे भी देखिए पहेली ने पूरा डिस्कस करा है और उसने बताया है कि कितने प्लांट्स और कितने एनिमल उसने ग्रो करे हैं एक ही समय पे, जो कि एक ही टाइम पे बड़े हुए हैं, कौन से सूख गए. उसने फिर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है. डू ऑल लिविंग थिंग्स स्लो ग्रोथ. क्या सारे लिविंग थिंग्स धीरे धीरे शो ग्रोथ. क्या सारे लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं. डज द कुर्ता यू हैड 4 years back still fit you? You cannot wear it anymore, isn't it? You must have grown taller during these years. आपके पास एक कुर्ता था, है या था, लेकिन उसको छोड़े हुए 4 साल हो गए, वो आपको अब फिट आ रहा है. You must have grown taller during this ईयर्स. क्या वो आपको बनेगा अब? नहीं. क्यों? क्योंकि अब आप बढ़ गए हो, हाइट बढ़ गई आपकी. You may not realize it, but you are growing all the time and in few more years you will become an adult. तो ऐसे आपको पता चला इस एक्टिविटी से कि आप सच में ग्रोथ करते हो. मीन्स all living things show growth. Young ones of animals also grow into adults. You would surely have noticed pups of a dog grow into adults. आपने देखा होगा जो कुत्ते के पपी रहते हैं वो भी बुढ़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं. A chicken hatched from an egg grows in a hen or a cock. चिकन कहाँ से हैच्ड होता है? एग से या तो फिर हैन से, नहीं तो फिर कॉक से. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो. प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर ग्रोन. कुछ पौधे लेकिन छोटे हो जाते हैं और कुछ बहुत बड़े हो जाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर.
क्या सारी लिविंग थिंग्स रेस्पायर हो जाती हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉडी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी हवा अंदर और बाहर जाती है बॉडी के पार्ट्स में से। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। सांस लेना, ब्रीथ करना, वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर बी ब्रीथ इन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को हवा में छोड़ते हैं और लेते हैं। इज यूज्ड बाय द लिविंग बॉडी। वो लिविंग बॉडी का इस्तेमाल करने का यूज है, डेली लाइफ में होता है। बी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। हम इस प्रोसेस में क्या उत्पन्न कर रहे हैं? यहाँ पे प्रोड्यूस करना मतलब उत्पन्न करना, कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो, डॉग्स और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमन। ऑब्जर्व एनी वन of these animals while taking rest and notice the movement of their abdomen. These slow movement indicates that they are breathing. जो प्रोसेस है हवा लेने का जानवरों का, गाय का, बैल का, भैंस का, कुत्ते का, बिल्ली का, वो नॉर्मल रहता है इंसान की तरह। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो एनिमल्स हैं ये वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट, जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो उनका मूवमेंट देखें, उनके एब्डोमेन का, वो भी स्लोली मूवमेंट करते हैं अपनी सांस लेने का। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। What do you understand by respiration? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमको सांस लेने देने में तो उपयोगी रहता ही है और हमारा भोजन भी हमें पचाने में हेल्प करता है। भोजन डाइजेशन से होता है बट रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस हेयर। Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases. बहुत सारे अलग अलग जानवर अलग अलग प्रोसेस का यूज करते हैं गैसेस के लिए, जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, जो केंचुए रहते हैं, दैट इज नोन एज अर्थवॉर्म, ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। वो सांस लेते हैं उनकी स्किन से, त्वचा से। फिश वी हैव लर्न, फिश भी हम पढ़ चुके हैं, कहाँ से लेती है? स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करो अब मुझे। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, अपने गिल्स से सांस लेती है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, गिल्स जो है ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं उसको और पानी में चलने के लिए सहायक होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, नॉट all the food that is eaten is really used. Only a part it is utilized by the body. What happened to the rest? सारे लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं, लेकिन खाना that is eaten is really used. क्या खाना खाने ज़्यादा ज़रूरी रहता है? Only a part is utilized by the body. क्या खाना केवल इसलिए खाते हैं कि हमारी बॉडी का यूटिलाइज हो जाए? What happened to the rest? This has to be removed by the body as waste. वो हमारी बॉडी को रिमूव करता है वेस्ट को निकालने में, रिमूव यानी निकालना। Our body also produce some wasted in other life processes. The process of getting rid of these wasted by the living organism is known of excretion. Excretion क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें आपकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज excretion. Okay student? Now come on this part. Animal reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different in different animals. रिप्रोडक्शन का तरीका अलग रहता है, सांस लेने का, छोड़ने का, भोजन पचाने की क्रिया अलग रहती है अलग अलग एनिमल्स में। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी पैटर्न भी अलग रहता है।
Some animals produce their young ones through eggs. कुछ एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग को उनके अंडों से. Some animals give birth to the young ones. तो कुछ एनिमल्स यहाँ पे जन्म देकर अपने यंग वंस को लाते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. लाइक एनिमल प्लांट्स ऑल्सो डिफर्स इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे पौधे जानवर की तरह अलग अलग मोड ऑफ डिफरेंट रहता है दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन का, पौधे और जानवरों के बीच में. मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. कुछ पौधे सीड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट. जो पौधे बीज से उगते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं धीरे धीरे, मतलब उनमें कोपल आ जाती है और वो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं. सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू प्लांट्स अदर देन सीड्स. फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ वर्ड ग्रोज ऑन अ न्यू प्लांट. जो अगर आपने आलू का पेड़ देखा होगा, कैसे लगाते हो आलू का पेड़. आलू अगर आप खरीदोगे और उसमें अगर हरा हरा थोड़ा टुकड़ा भी दिख रहा होगा, दैट इज नोन एज जर्मिनेट प्लांट. तो अगर आप उस आलू को, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिविटी में, ये आलू और ये उसका ग्रीन पार्ट निकल रहा है, तो ये आलू को आपने लगा दिया, फिर वो छोटा सा प्लांट बना, फिर प्लांट से बिग प्लांट, न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ बर्ड ऑफ पोटैटो. इस एक्टिविटी में हमको यही करना था. अब डू दिस एक्टिविटी योरसेल्फ. एक्टिविटी 5 आपको खुद करनी है. नाउ कम ऑन, व्हाट देन इज लाइफ. पुश योर हैंड डीप inside a sack of wheat. Do you find it is a warm inside? There is a some heat being produced inside the sack of wheat. The seeds respire and in that process give out some heat. We see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of their other life process may not be very active. It may not be very easy to answer our question was then is life. अब जीवन में क्या होगा. यहाँ पे आपको एक गेहूं के दाने से आपको एक एग्जाम्पल समझाया हुआ था. ओके स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है लाइफ इज ब्यूटीफुल. जीवन बहुत ही सुंदर है, तो उसको आप अच्छे से जिए, मतलब अच्छे से आप डेली अपना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करिए. If you like my channel, subscribe it. If you have any query and doubt, please write down in comment box. यहाँ पे देखिए, we see that respiration is a process that takes place in seeds. चैप्टर की एंडिंग में भी आपको ये बात बोली गई है कि आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर.